आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको बेरिंग के बारे में बताऊंगा। बेरिंग क्या है, किसे कहते हैं, बेरिंग के विभिन्न प्रकार तथा उनके उपयोग, किस मटेरियल से बनाए जाते हैं, बेरिंग के गुण और इसमें क्या दोष हो सकते हैं तथा इन पर पड़ने वाले लोड को आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बेरिंग क्या है, किसे कहते हैं। तो बेरिंग किसी साफ्ट या मशीन के घूमते हुए पुर्जे को सही स्थिति पे सहारा देने वाले जो उपकरण है या जो युक्ति है उसे ही हम बेरिंग कहते हैं। अर्थात मशीन को जो भाग घूमते हुए हिस्से को आधार प्रदान करता है बेरिंग कहलाता है। मतलब जो स्टैटिक या स्थिर और रोलिंग कंपोनेंट घूमने वाले भाग के बीच घर्षण जो स्थिर अवस्था में है, जो सहारा देता है, और जो पार्ट जो घूम रहा है, जो रोटेट कर रहा है, इन दोनों के बीच में जो घर्षण पैदा होता है उस घर्षण को कम करने के लिए भी जिस युक्ति का हम सहारा लेते हैं, जिस युक्ति का हम उपयोग करते हैं उसे हम बेरिंग कहते हैं। इसकी विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करें तो यह किसी कार्य या शाफ्ट की गति को बिना किसी अवरोध के उसके रोटेशन को आसान बनाए और फ्रिक्शन को कम करे, घूमने वाले शाफ्ट को एक सुचारू रूप से आधार प्रदान करे, शाफ्ट को सही स्थिति में रखते हुए भार का वितरण सभी सेक्शन या ब्लॉक पर प्रदान करे, अधिक गति पर भी पार्ट को स्मूथ चलाने वाला होना चाहिए, झटकों को भी सहन करे या बर्दाश्त करने वाला होना चाहिए। इस तरह की विशेषताएं बेरिंग में होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं बेरिंग के टाइप्स के बारे में। तो बेरिंग के टाइप्स के अंतर्गत बुश बेरिंग होता है, बॉल बेरिंग, रोलर बेरिंग, निडल रोलर बेरिंग, टेपर रोलर बेरिंग और शेल बेरिंग ये प्रयोग किए जाते हैं। आवश्यकता अनुसार और कार्य के अनुसार इन बेरिंगों का चयन किसी कार्य पर शाफ्ट को चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। सबसे पहले हम बुश बेरिंग के बारे में बात करते हैं। तो बुश बेरिंग जो होता है कॉपर लेड, टिन एल्यूमिनियम और टिन कॉपर के मिश्रण से यह बनाए जाते हैं। इनका प्रयोग कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड, कैम शाफ्ट और ऑयल पंप ड्राइव शाफ्ट में इनका प्रयोग किया जाता है। बुश बेरिंग का जो उपयोग है कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड, जो कनेक्टिंग रॉड का जो छोटा सिरा होता है, जो पिस्टन के साथ पिस्टन बॉस पर गजन पिन के साथ में जो फिट होता है, तो गजन पिन और कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड इन दोनों में मूवमेंट होता है। तो यहाँ पर एक इस तरह खोखले पाइप की एक ट्यूब होती है जो अंदरूनी हिस्से पर जो उसका जो मटेरियल है वह कॉपर और लेड को मिक्स करके या टिन या एल्यूमिनियम का मिश्रण या टिन या कॉपर का मिश्रण तैयार करके इस तरह से एक पाइप का ट्यूब बनाते हैं बेरिंग के रूप में। अंदरूनी सतह को बिल्कुल चिकना बनाया जाता है और उसमें झिर्रियाँ भी बनाई जाती हैं ताकि लुब्रिकेंट जो ऑयल है वो वहाँ पे सर्कुलेट कर सके। आवश्यकता अनुसार वहाँ पे सुराग भी बनाया जाता है ताकि बिग एंड से जो लुब्रिकेंट है वह शैंक से होता हुआ स्मॉल एंड जो छोर है वहाँ तक लुब्रिकेंट जो है वह पहुँच सके। और गजन पिन और जो बुश बेरिंग यहाँ पर दोनों के बीच जो घर्षण है वहाँ पर लुब्रिकेंट जो है वह पहुँच सके। कैम शाफ्ट में
जो मेन जो जनरल होते हैं क्रैंक शाफ्ट के, जहां पर क्रैंक केस में कैम शाफ्ट को एक निश्चित स्थान पर आधार दिया जाता है, वहां पर बुश बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। ये जो बेरिंग है ये अपने निश्चित स्थान पर प्रेस फिट किए जाते हैं। इन्हें निकालने के लिए आसानी से नहीं निकाला जा सकता, इसको किसी पुलर की आवश्यकता होती है। तो इसको इसके निश्चित स्थान पर ही प्रेस करके फिट कर दिया जाता है। यह कैम शाफ्ट जब निकाला जाता है तो बेरिंग जो होते हैं वहीं पर छूट जाते हैं। और भी ऑटोमोबाइल में कई स्थानों पर इस तरह के बुश बेरिंग का प्रयोग अलग अलग स्थानों पर कार्य के अनुरूप अलग अलग धातुओं से बने बुश बेरिंग प्रयोग किए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं बॉल बेरिंग की। तो बॉल बेरिंग देखने में इस तरह का होता है। अगर इसका हम कट करके बीच से अगर हम इसका कट करके सेक्शनिंग करें तो इस तरह से दिखाई देता है। तो इसका ये जो हिस्सा है, ये अंदर का ये जो हिस्सा है, इसको हम इनर रेस कहते हैं। इसका सेक्शनिंग जब हम करें तो ये वाला पार्ट इनर रेस कहलाएगा। ये दोनों एक ही पीस है। ये एक सर्कल है, इंटरनल सर्कल। सेक्शनिंग करने पर ये हमें प्राप्त होगा, इसको हम इनर रेस कहेंगे। और ये वाला जो बाहरी हिस्सा है इसको हम आउटर रेस कहेंगे। तो ये वाला और ये वाला जो हिस्सा है ये आउटर रेस कहलाएगा। और बीच बीच में ये जो गोले दिखाई दे रहे हैं ये स्टील के बॉल हैं। तो ऊपर के लिए ये है और नीचे के लिए ये है। तो इस तरह से ये बॉल बेरिंग कहलाते हैं। इसमें अंदरूनी वाला जो रेस है वो शाफ्ट के साथ में फंसता है और बाहरी जो रेस है वो हाउजिंग के साथ में फंसता है, जहां से वो आधार ले सके। और बीच में जो शाफ्ट है वो मूवमेंट करता है, वो रोटेशन कर सकता है आसानी से। बॉल बेरिंग भी दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगल रो और दूसरा जो है वह डबल रो होगा। जो मैंने चित्र बनाया है वो सिंगल रो के लिए है। इसमें जो बाल की जो पंक्तियां होंगी एक ही क्रम में एक के पीछे एक होंगी, एक ही पंक्ति होंगी। जो डबल रो है उसमें डबल पंक्ति होंगी। तो उसका जो सेक्शनिंग है तो यहाँ पे एक और बाल आ जाएगा। कुछ इस तरह से। तो इसको हम डबल रो कहेंगे। डबल रो में जो इनर रेस है वह भी एक ही होगा, आउटर रेस भी एक ही होगा, लेकिन जो बॉल की जो पंक्तियां होंगी वो दो होंगी। ऐसे बेरिंगों का उपयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां पर भार कम हो तथा बल जो है वह चारों ओर से पड़े तथा गति भी अधिक हो। वहां पर ऐसे बेरिंगों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गियर बॉक्स, क्रैंकशाफ्ट सिंगल सिलेंडर के लिए, और स्पीगॉट बेरिंग जहाँ पे फ्लाईव्हील होता है उसके सेंटर पर बेरिंग लगाए जाते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए, जिसमें गियर बॉक्स का जो शाफ्ट है जिस पर आधार प्राप्त करता है। तो ऐसे स्थानों पर हम इस तरह के बॉल बेरिंग का प्रयोग करते हैं। अगला है हमारा रोलर बेरिंग। रोलर बेरिंग भी बॉल बेरिंग की तरह होता है। इसमें भी इनर रेस, अंदरूनी रेस और आउटर रेस या बाहरी रेस होता है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है, इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि रोलर बेयरिंग में
जो बॉल बेरिंग में जैसे बॉल का प्रयोग होता था, मेटल के एक गोले होते हुआ करते थे, रोलर बेरिंग में मेटल का एक बेलनाकार पार्ट होगा जो बाल के स्थान पर प्रयोग होगा। ऐसे जो बेरिंग होते हैं वह अधिक भार, अधिक रेडियल लोड ले सकते हैं, परंतु जो एक्सियल जो लोड है वह नहीं ले सकते। इसका जो उपयोग है अधिकतर फ्लाईव्हील, वाटर पंप ऐसे स्थानों पर इनका प्रयोग करते हैं। एक्सियल लोड और रेडियल लोड ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अगला है निडिल रोलर बेरिंग। तो निडिल रोलर बेरिंग भी रोलर बेरिंग के समान ही होते हैं, परंतु इनके जो रोलर होते हैं वह सुई के समान पतले होते हैं। इनका अधिकतर प्रयोग अधिक स्पीड और अधिक शुद्धता वाले जगहों पर किया जाता है, जैसे हल्के सिंगल सिलेंडर इंजन में स्मॉल एंड बेरिंग के रूप में इस तरह के जो निडिल रोलर बेरिंग है इनका प्रयोग किया जाता है। देखने में वह रोलर बेरिंग के जैसे ही होते हैं, लेकिन इनके जो रोलर होते हैं वह सुइयों के समान पतले पतले, बिल्कुल छोटे छोटे पतले होते हैं, लंबे होते हैं लेकिन पतले होते हैं। अगला है टेपर रोलर बेरिंग। तो टेपर रोलर बेरिंग में जो रोलर होते हैं वह टेपर में बने होते हैं। एक तरफ जो व्यास होगा वह बड़ा होगा, अधिक होगा, और दूसरे छोर पर जो व्यास होगा रोलर का वह कम होगा। तो इससे जो रोलर का जो शेप है वह टेपर बेलनाकार आकृति में आ जाता है, इसलिए इसको टेपर रोलर बेरिंग कहा जाता है। इसमें अंदरूनी जो रेस होते हैं रोलर बेरिंग की तरह होते हैं और इसमें बाहरी रेस भी होते हैं, ये बाहरी रेस है। लेकिन इसमें जो बाल बेरिंग है, रोलर बेरिंग है, उससे ये जो टेपर रोलर बेरिंग है उसकी अपेक्षा इसके जो आउटर जो रेस है वह अलग से कोन की आकृति में अलग से यह अलग रहता है। इसको जिस भी हाउसिंग पर फिट करना है, पहले ये जो कोन है इसका जो बाहरी जो रेस है उसको फिट किया जाता है, प्रेस फिट किया जाता है। उसके पश्चात ये जो टेपर रोलर बेरिंग है उसको निश्चित स्थान पर इस सेक्शन को शाफ्ट के साथ में हम फिट करते हैं। ऐसे जो बेरिंग होते हैं प्लेन रोलर बेरिंग की अपेक्षा ऑटोमोबाइल में तो टेपर रोलर बेरिंग इसका प्रयोग अधिक होता है। आमतौर पर ऐसे जो बेरिंग होते हैं वो जोड़ों में ही प्रयोग किए जाते हैं, मतलब दो के जोड़े होते हैं, दो पीस में प्रयोग किए जाते हैं। इनका एक्सियल लोड और रेडियल लोड अच्छे होते हैं। अच्छे से यह एक्सियल लोड और रेडियल लोड का जो भार वहन है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अधिकतर इनका जो प्रयोग है टेपर रोलर बेरिंग का डिफरेंशियल असेंबली और जो व्हील होते हैं, जो पहियों के जो हब होते हैं, वहाँ पर इस तरह के जो बेरिंग है वह प्रयोग किए जाते हैं। अगला है शेल बेरिंग। इसे इंजन बेरिंग, शेल बेरिंग, स्लाइडिंग फंक्शन बेरिंग या स्पेशल बेरिंग भी कहते हैं। इंजन में यह क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट तथा कनेक्टिंग रॉड में इनका प्रयोग किया जाता है जो टुकड़ों में बने होते हैं। शेल बेरिंग की जो बनावट है कुछ इस तरह के होते हैं। ये टू पेयर में उपलब्ध होते हैं। इसके ऊपर ऐसा ही आकार का ऊपर से इसको कवर करेंगे तब वह इस तरह से एक सर्कल, एक ट्यूब के आकृति में आएंगे और अपने जनरल को चारों ओर से कवर करेंगे।
ऐसे जो बेरिंग होते हैं शेल बेरिंग इंजन पर क्रैंक शाफ्ट के मेन जनरल पर जो मेन बेरिंग लगाते हैं वहाँ प्रयोग किए जाते हैं। और कनेक्टिंग रॉड का जो बिग एंड बेरिंग होता है जो क्रैंक पिन के साथ में लगाए जाते हैं, यहाँ पे इनका प्रयोग किया जाता है। इन बेरिंगों में जो घर्षण क्षेत्र होता है वह कम होता है तथा अलग अलग स्पीड पर भी यह स्मूथली कार्य कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। इस प्रकार के जो बेरिंग है वह दो टुकड़ों में जनरल को कवर करता है, दो टुकड़ों में उपयोग किए जाते हैं। इनकी बाहरी बॉडी पर इनका जो बाहरी जो सरफेस है जो बोर पर जो टिकता है, आधार प्राप्त करता है, उस हिस्से पर व्हाइट मेटल या बेबिट मेटल या गन मेटल बाहरी जो सरफेस है उसको हम व्हाइट मेटल और बेबिट मेटल की परत या लाइनिंग बनाते हैं, और जो अंदरूनी सरफेस है उसको हम गन मेटल, ब्रोंज मेटल और कास्ट आयरन की परत या लाइनिंग चढ़ाते हैं। ऐसे जो बियरिंग है वह भारी कार्यों के लिए उपयुक्त होते हैं। तो आगे बात करते हैं क्वालिटीज ऑफ इंजन बेरिंग की। तो बेरिंग जो होते हैं आवश्यकता अनुसार अलग अलग कार्य, अलग अलग लोड, किसी में एक्सियल लोड के लिए बनाया जाता है, किसी को रेडियल लोड के लिए बनाया जाता है, कोई अधिक भार कोई कम भार के लिए बनाया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग धातुओं का चुनाव किया जाता है। तो अलग अलग धातुओं से जो बने बेरिंग जो होते हैं उनमें अलग अलग तरह के क्वालिटीज़, उनके जो गुण होते हैं। तो इस आधार पर आइए हम चर्चा करते हैं जो बेरिंग के जो क्वालिटीज़ हैं, जो गुण हैं उन पर। बेरिंग की फैटिग स्ट्रेंथ, तो ये जो क्वालिटी है बेरिंग में अच्छी होनी चाहिए। इसके अंतर्गत जो बेरिंग है वह बिना किसी खराबी के अधिक भार तथा झटकों को सहन करते हुए वह लंबे समय तक अपनी पूरी क्षमता पर कार्य करते रहते हैं। जब बेरिंग अपने शाफ्ट के साथ लग करके रोटेट करते हैं, कार्य करते रहते हैं, तो लुब्रिकेंट अथवा अन्य किसी कमी के अभाव पर या मटेरियल का गलत चुनाव के कारण जो बेरिंग जो होते हैं वह जल जाते हैं, हीट हो जाते हैं। तो ये जो अंदरूनी जो सरफेस है यह क्रैक सा हो जाता है, इसको हम फैटिग कहते हैं। तो इस तरह का जो दोष है वह बेरिंग में नहीं आना चाहिए। यह अधिक से अधिक भार तथा झटकों को सह ले। तो इस तरह से इसका जो स्ट्रेंथ है वह बना हुआ होना चाहिए। इस क्वालिटी को हम बेरिंग का फैटिग स्ट्रेंथ कहते हैं। अगला जो गुण है कंफर्मेबिलिटी। जब इंजन चलता है तो आवश्यकता अनुसार वह अलग अलग चाल, जो उसकी जो इंजन की जो स्पीड है वह होती है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी ताप उसका कम होता है कभी ज़्यादा होता है। वह पिस्टन द्वारा टीडीसी से बीडीसी जब मोशन करता है पावर स्ट्रोक में झटके पैदा करता है, लोड के कारण झटके पैदा होते हैं। तो इन इस तरह के जो इंजन के अंदर जो परेशानियां जो आती हैं, इन परेशानियों के कारण जो क्रैंक केस में विकृति पैदा हो जाती है, तो इस विकृतियों के अनुसार खुद को एडजस्ट करना, कंफर्मेबिलिटी का गुण ये बेरिंग में होना चाहिए। तो ये सभी इंजन के अंतर्गत जो पैदा हुए चाल, ताप तथा झटकों के कारण जो विकृति क्रैंक केस में आ जाती है, तो इसके अनुसार खुद को ढालना या ढालने का गुण
बेरिंग में होना चाहिए। अगला जो गुण है इम्बेडेबिलिटी, तो जब इंजन जब चलता है तो कई कल पुर्जे आपस में रगड़ करके चलते हैं, तो घर्षण से उनके जो मेटल के जो कण है, छोटे छोटे जो कण हैं, वो लुब्रिकेंट के साथ में मिक्स होकर के लुब्रिकेंट को गंदा कर देता है, और वापस वही लुब्रिकेंट उन्हीं कल पुर्जों को लुब्रिकेंट करने के लिए पहुंचता है। तो ऐसे लुब्रिकेंट के साथ में जो मेटल के जो गंदे तत्व हैं, जो धातुओं के जो कण हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो बेरिंगों के बीच में जा कर के उनके सरफेस पे जा कर के घिसावट को न करे, बढ़ावा न दे। ऐसे पार्टिकल्स को जो इम्बेडेबिलिटी का जो गुण है वह एक्सेप्ट कर लेता है, एब्जर्व कर लेता है। इससे बेरिंग को किसी भी तरह से क्षति नहीं होती है। तो इस बेरिंग के इस गुण को इम्बेडेबिलिटी कहते हैं। अगला है सरफेस एक्शन। तो बेरिंग का अंदरूनी सरफेस और बाहरी सरफेस, इनमें मेटल से मेटल का जो कांटेक्ट है वह अच्छा होना चाहिए। बाहरी जो सरफेस है अपने बोर पर, बेरिंग का जो कैप है, बोर है, उस पर जा कर के वह अच्छे से बैठ जाना चाहिए। और जो अंदरूनी जो सरफेस है वह शाफ्ट के साथ भी मेटल से मेटल का कांटेक्ट करते हुए इनमें फिसलन भी होना चाहिए, इनमें सेल्फ लुब्रिकेंट का गुण भी होना चाहिए। तो ये जो गुण है वह सरफेस एक्शन कहलाता है। इंजन जब चलते हैं तो बेरिंग और शाफ्ट आपस में रोटेशन करते हैं, तो यहाँ पे घर्षण होता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ताप पैदा होता है, और जब इंजन जब चलता है तो वहाँ पर पावर स्ट्रोक के दौरान बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न होता है, ताप उत्पन्न होता है। तो उस ताप के प्रभाव से ये जो बेरिंग है, ये इसमें विस्तार नहीं होना चाहिए। इंजन के ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर भी बेरिंग जो है वह सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। इसका जो क्वालिटी है, जो मजबूती है, वह बरकरार रहे। इसमें लचीलापन का गुण नहीं होना चाहिए। इस अधिकतर ताप को भी सहने की इसमें क्षमता होनी चाहिए। इसे हम टेम्परेचर स्ट्रेंथ कहते हैं। अगला है थर्मल कंडक्टिविटी। जो बेरिंग है इसमें ऊष्मीय जो चालकता, इसका गुण होना चाहिए। तो जब इंजन चलता है, जब शाफ्ट और बेरिंग आपस में रगड़ खाते हैं, तो इनमें जो ताप जो पैदा होता है, तो जो ताप जो उपस्थित होता है इंजन के भी चलने से, तो वो जो ताप है शाफ्ट से बेरिंग में ट्रांसफर होना चाहिए, और बेरिंग से जो सिलेंडर जो ब्लॉक है, जो कैप है, उनमें स्थानांतरित होना चाहिए, ताकि जो बेरिंग और शाफ्ट के बीच जो ताप है वह कम हो सके। तो बेरिंग के इस गुण को थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। अगला जो गुण है कोरोजन रेजिस्टेंस। बेरिंग में संक्षारण प्रतिरोध का गुण होना चाहिए। इसमें किसी भी कारण संक्षारण नहीं होना चाहिए। जैसे इंजन में अधिक ताप, अधिक दाब, इसमें एग्जॉस्ट जो गैसें होती हैं उसमें कई हानिकारक गैस भी उपस्थित होते हैं, और उसमें लुब्रिकेंट के कारण उसमें नमी भी होती है। तो इन सभी तत्वों से जो बेरिंग का जो मटेरियल है वह किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार से क्षरण नहीं होना चाहिए। तो इस गुण को कोरोजन रेजिस्टेंस कहते हैं, संक्षारण प्रतिरोध। बात करते हैं बेरिंग मटेरियल की। तो बेरिंग मटेरियल का जो चुनाव है, जो बेरिंग के जो कार्य करने की जो क्षमता है, एक्सियल लोड,
रेडियल लोड, भार वहन करने की क्षमता, उसकी स्पीड, भिन्न भिन्न चालों को वहन करने की क्षमता, झटकों को सहन करने की क्षमता। तो इस तरह से अलग अलग स्थानों पर कार्य के अनुसार अलग अलग मटेरियल से बने बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं। जैसे टिन बेस बेबिट, लेड बेस बेबिट, कैडमियम निकल और सिल्वर एलॉय, कॉपर लेड एलॉय, एल्यूमिनियम एलॉय, सिल्वर लेड बेरिंग। तो इन इस तरह के बेरिंग के जो मटेरियल बनाए जाते हैं, बेरिंग बनाने के लिए मटेरियल का इनका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं टिन बेस बेबिट। इसमें जो फैटिग स्ट्रेंथ होता है वह कम होता है, अधिक लोड तथा इम्पैक्ट लोड सहने की जो क्षमता है इसमें कम होती है, परंतु इसमें कन्फॉर्मेबिलिटी इंजन के विभिन्न चाल, ताप व झटकों के कारण ट्रेन के इसमें आई जो विकृति है इस पर भी खुद को समायोजित कर लेते हैं। इसमें इम्बेडेबिलिटी, सरफेस एक्शन, कोरोजिव रेजिस्टेंस इसमें अच्छे होते हैं। ऐसे जो मटेरियल से बने जो बेरिंग होते हैं यह पेट्रोल इंजन में प्रयोग किए जाते हैं। अगला जो धातु है लेड बेस बेबिट, इसका फैटिग स्ट्रेंथ टिन बेस बेबिट की अपेक्षा अच्छी है। बाकी सभी जो गुण है टिन बेस बेबिट के समान है। पेट्रोल इंजन में इसका उपयोग किया जाता है। पेट्रोल इंजन के लिए यह बेरिंग काफ़ी लोकप्रिय है, इसका अधिकतर उपयोग किया जाता है। अगला मटेरियल है कैडमियम निकल और सिल्वर एलॉय। इसमें फैटिग स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है, पर कन्फॉर्मेबिलिटी, इम्बेडेबिलिटी और सरफेस एक्शन के जो गुण है वह अच्छे नहीं हैं। इस तरह के मटेरियल से बने जो बेरिंग है वह हाई स्पीड और अधिक प्रेशर पर चलने वाले जो इंजन होते हैं इनमें अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं। अगला जो मटेरियल है कॉपर लेड एलॉय, इसका भी जो फैटिग स्ट्रेंथ है वह बहुत अच्छा है। इसका भी अधिकतर जो उपयोग है हाई स्पीड इंजनों में किया जाता है। अगला है एल्यूमिनियम एलॉय से बने जो इंजन बेरिंग है इनका भी उपयोग अधिकतर किया जाता है। ऐसे जो एल्यूमिनियम एलॉय से बने जो बेरिंग है इसमें किन्हीं कारणों से अगर बेरिंग में खराबी आ जाए तो सिर्फ बेरिंग ही खराब होते हैं, जनरल को यह सुरक्षित रखते हैं। इन बेरिंगों को बदलना भी आसान होता है, लेकिन इसमें जो इम्बेडेबिलिटी का जो गुण है वह कम होता है। अगला है सिल्वर लेड बेरिंग। इस मिश्र धातु से बने जो बेरिंग है वह अधिक भार को वहन करने की क्षमता रखते हैं। वायुयान में इसका विशेष महत्व है। इस मिश्रण में भी इम्बेडेबिलिटी जो है वह कम होती है। बेरिंग स्प्रेड एंड क्रश, इसके अंतर्गत बेरिंगों का अपने बोर पर अच्छे से फिट होने के लिए या बेरिंगों का जो बाहरी जो सरफेस है अपने ही बोर से अच्छी तरह से मेटल का कांटेक्ट बनाए या उससे चिपक जाए, इसके लिए बेरिंगों पर फैलाव या दबाव प्रदान किया जाता है जिसको हम स्प्रेड एंड क्रश कहते हैं। बेरिंग स्प्रेड के अंतर्गत जो शेल बेरिंग जो यूज किए जाते हैं, तो जो बोर जो होता है जहां पर बेरिंग को जो फिट किया जाता है उस सरफेस से जो बेरिंग का जो सरफेस है वह थोड़ा सा अधिक रखा जाता है। यहाँ पर देखिए
जो बेरिंग का जो सिरा है वह कैप या बोर के सरफेस से कुछ ऊपर है। तो इस तरह से जो मेन बेरिंग तथा बिग एंड बेरिंग दोनों के बाहरी व्यास को बोर व्यास से थोड़ा सा बड़ा रखा जाता है। तो ये अधिकता मेन बेरिंग के लिए 0.005 इंच से 0.020 इंच तक और कनेक्टिंग रॉड के बिग एंड के लिए 0.020 इंच तक का जो बढ़ोतरी है बेरिंग की उसे रखी जाती है। ऐसा करने से जब बेरिंग को हम कैप की सहायता से जनरल के बीच में जब उसको हम टाइट करते हैं तो जो बेरिंग है वह अपने ही बोर पर वह अच्छे से चारों तरफ वह बोर पर जाकर के मेटल से मेटल का कांटेक्ट बनाता है। अच्छे से वह जो कैप और जो नीचे फाउंडेशन जो क्रेन केस है या कनेक्टिंग रॉड का जो सिरा है उसके सरफेस पर वह अच्छे से चिपक जाता है। इससे जब शाफ्ट अपने बेरिंग के बीच पर रोटेट करते हैं तो शाफ्ट के साथ में जो बेरिंग है वह चलता नहीं है, उस रोटेशन से वह हिलता नहीं है, क्योंकि बेरिंग जो है वह अच्छे तरीके से अपने ही बोर पर चिपक चुके हैं, जाम हो चुके हैं। आगे है बेरिंग क्रश। इसके अंतर्गत जब बेरिंग इंसर्ट के जो टुकड़े हैं उनको हम कैप के साथ में जब उसको असेंबल करते हैं, टाइट करते हैं, तो बेरिंग पर एक रेडियल प्रेशर पड़ता है। जब इसको हम टाइट करते हैं बोल्टों से, जब इसको हम टाइट कर देंगे उसके फाउंडेशन से, तो बेरिंग जो शेल हैं इन पर ऊपर से एक दबाव पड़ता है, एक रेडियल प्रेशर पड़ता है। इससे बेरिंग के जो आउटर सरफेस हैं वह बोर के इनर सरफेस के साथ में मेटल का कांटेक्ट अच्छे तरीके से बनाते हैं। वह अपने ही बोर पर अच्छे से जा करके चिपक जाते हैं। तो मेन बेरिंग और बिग एंड बेरिंग में यह 0.004 इंच से 0.008 इंच तक होता है। इसके लिए कैप को निर्माता द्वारा दिए गए निर्धारित टार्क पर ही कसना चाहिए। अगर टार्क आपने निर्धारित जो तय किया गया है उससे कम या अधिक कर देंगे तो उसका जो सीधा जो प्रभाव है इन बेरिंग शेल पर पड़ेंगे। इनसे जो मेटल से मेटल का जो कांटेक्ट है अपने ही बोर पर बेरिंग का, वह बहुत ज़्यादा हो जाएंगे या ढीले रह जाएंगे। इससे जो बेरिंग है अपने ही बोर पर वह ओवल हो सकते हैं, मुड़ सकते हैं, या अगर ढीले रह गए तो शाफ्ट जब रोटेशन करेगा तो उसके साथ में बेरिंग भी ढीले होने के कारण उसी मोशन में रोटेट करने का प्रयास करेंगे या रोटेट कर जाएंगे। तो बेरिंग जो क्रश होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक्सेसिव क्रश और इनसफिशिएंट क्रश। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो इंसर्ट जो बेरिंग होते हैं, जो शेल बेरिंग होते हैं, उसको अपने बेरिंग सरफेस से थोड़ा सा उसको ऊपर या अधिक रखा जाता है ताकि जब उसके कैप को जब हम ऊपर से हम उसको असेंबल करते हैं, टाइट करते हैं, तो वह पूरी तरह से अपने बोर बाहरी बोर का जो इंटरनल जो डाया है उसमें बेरिंग का जो आउटर डाया है वह अच्छे से जा करके चिपक जाता है। तो जब शाफ्ट जब रोटेट करता है तो वह उसके साथ में जो बेरिंग है वह भी रोटेट न कर सके, इसलिए ऐसा किया जाता है। लेकिन अगर किसी कारण से इसका जो हाइट है वह अधिक हो जाए तो एक्सेसिव क्रश
पैदा होता है तो इसमें अगर गलती से भी आपने इस बेयरिंग शेल की जो हाइट है उसको आपने अधिक रख दिया, तो जब आप इसको असेंबल करेंगे तो इस तरह से कैप को जब आप असेंबल करेंगे तो ये जो दो सिरे हैं इसके जो आपस में मैच करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो ये सिरे अधिक हाइट होने की वजह से बेयरिंग के टाइट होने से पहले ही एक दूसरे को रगड़ने लगेंगे और रगड़ करके कुछ इस तरह से अपने जो इंटरनल जो डाया है उस तरफ वह मुड़ जाएंगे। तो ये जो मैच होने वाले जो सिरे हैं शेल के वह अंदरूनी हिस्से पर उभरे हुए से हो जाएंगे। तो देखने में ये जो डाया है वो आपको अंडाकार सा दिखाई देगा। इससे होगा क्या कि जब शाफ्ट इसमें फंसाया जाएगा तो ये जो सिरा है, ये दोनों जो सिरे हैं जो अंदर की तरफ दबे हुए हैं, ये अपने जनरल के साथ में मेटल से मेटल का कांटेक्ट बनाएगा और घिसावट पैदा करेगा। इससे जो बेयरिंग है अपने ही जनरल पर अधिक घर्षण से हीट पैदा करेंगे, बेयरिंग जो है वह बहुत जल्दी फेल हो जाएंगे। ऐसा होने का मुख्य कारण है कि बेयरिंग सरफेस से ये जो शेल बेयरिंग या इंसर्ट बेयरिंग का जो हाइट है आपने आवश्यकता से अधिक रख दिया है, या जब बेयरिंग कैप लगाया जाता है तो लगाने से पहले इस सरफेस को आपने फाइल चला दिया है। फाइल चलाने से ये जो सरफेस है ये छोटे हो जाएंगे और ऊपर के जो शेल हैं वो भी अपने सरफेस से बाहर निकल जाएंगे और एक्सेसिव क्रश बनाएंगे। या आवश्यकता से अधिक आपने इस कैप को उसके सेक्शन के साथ में आपने असेंबल करके टाइट कर दिया तो भी एक्सेसिव क्रश होने के चांसेस होते हैं। इसका जो दूसरा है इनसफिशिएंट क्रश, अगर किसी कारणवश आपने इसकी जो हाइट है बेयरिंग का उसके जो कैप सरफेस है उससे आपने कम रख दिया है, तो बेयरिंग के फिट होने के बाद जो बेयरिंग है उनके जो सिरे हैं आपस में मैच नहीं होंगे, क्योंकि यह आपने कम रखा हुआ है। तो इस तरह से जो दोनों हिस्से हैं वह आपस में मैच नहीं होंगे। कोई एक हिस्सा मैच होगा या दोनों हिस्सा जो है वह बाहर की तरफ ही दोनों सिरों पर गैप हो सकता है या एक सिरे पर गैप हो सकता है। इससे ये समझ में आता है कि जो बेयरिंग का जो बाहरी सरफेस है उसके बोर व्यास से वह चिपका हुआ नहीं होगा, वह ढीला होगा। और ऐसे में जब शाफ्ट अपने बेयरिंग में रोटेशन करेगा तो बेयरिंग भी शाफ्ट के साथ में रोटेट करने लगेगा या रोटेट करने की कोशिश करेगा। इससे क्या होगा कि जो बोर है उस पर जो बेयरिंग का जो सिरा है तो बेयरिंग का जो बाहरी व्यास है वो अपने बोर पर लाइनिंग बनाएगा या उस पर घर्षण पैदा करेगा। क्योंकि यहाँ बेयरिंग क्रश कम है इसलिए बेयरिंग के लूज चलने के कारण मेटल से मेटल का कांटेक्ट जो है वह नहीं हो पाएगा और हीट ट्रांसफर भी नहीं होगा। जो जनरल है यहाँ पर घर्षण तो होंगे ही अधिक और उस घर्षण से हीट भी पैदा होगा और इंजन की भी जो गर्मी है तो उस गर्मी को ये शाफ्ट से बेयरिंग और बेयरिंग से सिलेंडर ब्लॉक पर जो उसका जो ताप का जो स्थानांतरण है
वह नहीं हो पाएगा और जो बेरिंग है वह फेल हो जाएंगे। अब बात करते हैं बेरिंग पर पड़ने वाले जो लोड होते हैं, किस किस तरह के जो लोड होते हैं बेरिंग को वहन करना होता है। तो मुख्य रूप से 3 तरह के जो लोड होते हैं उसे बेरिंग को झेलना होता है। इनमें है रेडियल लोड, एक्सियल लोड या थ्रस्ट लोड, और होता है कॉम्बाइंड लोड जिसमें रेडियल और एक्सियल लोड दोनों होते हैं। जैसा कि यहाँ चित्र में एक बॉल बेरिंग है जो अपने शाफ्ट के साथ में फंसा हुआ है, किसी अपने निश्चित स्थान पर कोई कार्य कर रहा होगा। इस तरह का जो बॉल बेरिंग है उसका हमने सेक्शनिंग कर दिया। अंदरूनी जो रेस है वो किसी शाफ्ट से फंसा हुआ है और जो बाहरी जो रेस है वो अपने किसी हाउजिंग के साथ में असेंबल है, फंसा हुआ है। तो रेडियल जो लोड है, रेडियल लोड में जो फोर्स है या जो लोड है वह बेरिंग के ऊपर, बेरिंग के ऊपर से शाफ्ट की ओर, तो शाफ्ट से जो फोर्स है वह 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ऐसे लोड को हम रेडियल लोड कहते हैं। हमारे इंजन में उदाहरण के लिए जो कनेक्टिंग रॉड है तो उसमें रेडियल लोड पड़ता है। जो पिस्टन है वह कनेक्टिंग रॉड को नीचे की ओर ही प्रेस करता है। तो उसका जो पिन है, कनेक्टिंग रॉड, जो क्रैंक शाफ्ट का जो पिन है उसमें जो बेरिंग होते हैं उस बेरिंग को हम रेडियल लोड सहने के हिसाब से बनाते हैं। तो वहां पर रेडियल लोड होगा। एक्सियल लोड, एक्सियल लोड जो है, जो एक्सल या जो शाफ्ट है उस दिशा से अगर कोई बल लगाई जाए, चाहे इधर से इधर प्रेस करो या इधर से इधर प्रेस करो, तो वो जो बल है बेरिंग के इस हिस्से पर पड़ेंगे, या इधर से बल लगाया जा रहा है तो इस हिस्से पर जो बल है वो आरोपित होगा। तो इसे एक्सियल लोड या थ्रस्ट लोड कहते हैं। तो कुछ जो बेरिंग होते हैं थ्रस्ट लोड के लिए भी बनाए जाते हैं। और जो तीसरा है हमारा वो है कंबाइंड लोड। कुछ बेरिंगों में थ्रस्ट लोड और रेडियल लोड दोनों तरह के जो लोड या फोर्स है वो आरोपित किए जाते हैं। जैसे जो क्रैंक शाफ्ट है उस पर जो बेरिंग जो फिट किए जाते हैं वो थ्रस्ट लोड और रेडियल लोड दोनों के हिसाब से वहाँ पे बेरिंग फिट किए जाते हैं। क्योंकि जो क्रैंक शाफ्ट है उस पर पिस्टन द्वारा जो लगाया गया जो प्रेशर है कनेक्टिंग रॉड के साथ में उसको भी वह वहन करता है। साथ ही साथ जो क्रैंक शाफ्ट है उस पर वह घूमते हुए वह आगे पीछे की चाल को भी एब्जर्व करता है, इसलिए उस पर थ्रस्ट बेरिंग भी लगाए जाते हैं। तो वहाँ पे जो फोर्स है वह कंबाइंड लोड, रेडियल रेडियल और जो एक्सियल लोड दोनों तरह का फोर्स वहाँ पर लगता है। तो जो इंजन में जो मेन बेरिंग होते हैं जो क्रैंक शाफ्ट में उपयोग किए जाते हैं, तो ये जो बेरिंग है रेडियल और थ्रस्ट लोड दोनों को सहने योग्य बनाया जाता है। और जो कनेक्टिंग रॉड जो बेरिंग होता है यह आमतौर पर केवल रेडियल लोड को सहने के लिए ही बनाया जाता है। तो इस तरह के लोड होते हैं, रेडियल लोड, एक्सियल लोड, कंबाइंड लोड।
तो अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।